Today I will be talking about single particle in a space, and where we have two type of problems to do. First is Cartesian coordinate and second is plane polar coordinates. I'm doing this problem from the book of classical mechanics by Goldstein, and this is like, if you want to follow it, you can come to the page number, I write it down, page number 25. You can follow it from there. So I'm only solving problems, like solved problems, and I will be explaining them. तो पहला प्रॉब्लम जो है दैट इज़ 1A, दैट इज़ मोशन ऑफ अ वन पार्टिकल यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं. तो कार्टेशियन जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास 3 एक्सेस होंगी, x, y एंड z. अब जब हम इस पर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स 3 एक्सेस में आएगा, एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जी. सो इन तीनों में जो है हमारा फोर्स निकल आएगा. उसके बाद अब हमें पता है कि हमें लैग्रेंज इक्वेशन इन दी एंड उसको लाना होगा, लैग्रेंज में ही सॉल्व करना है. तो अब इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना होगा. लैग्रेंज इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, वेयर योर टी इज़ एक्चुअली योर काइनेटिक एनर्जी. This is your kinetic energy and V is your potential energy. Now here, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है तो अब हम उसके लिए तो जब हम उसके लिए पार्टिकल के लिए जब हम एक एनर्जी निकालना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एम. सॉरी गाइस, सॉरी, इट्स नॉट एनर्जी, इट्स एक्चुअली okay, yeah, so force, I'm damn sorry, I'm starting it for the first time. Okay, so force is equals to, we know force is equals to ma, and kinetic energy is equals to half mv square. तो हमारा यहाँ पे जो v है, this is half, this is mv x component. तो v1 जो होगा ये होगा, v2 जो होगा वो होगा एम वी वाई कंपोनेंट, v3 जो हमारा होगा वो हो जाएगा एम वी जेड कंपोनेंट. तो हमारे यहाँ पे 3 कंपोनेंट ऐसे बन जाएंगे. अब उसके बाद क्या करना है, तो वी हैव टू फाइंड कि हम, क्योंकि लैग्रेंज इक्वेशन जो होती है वो होती है डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू नॉट, जहाँ पे ये जो है हमारा ये होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. तो अगर किसी को नहीं पता कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है तो उसके लिए ये मैं बता देती हूँ कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप उससे कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जिससे आप किसी भी डायनामिक सिस्टम की जो है के मोशन को डिफाइन कर सकते हो. तो मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या यू कैन रीड नीडेड टू डिफाइन द डायनामिक सिस्टम जो भी हमें गिवन है. तो अगर इसको और अच्छे से समझना है तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे कोई भी सिस्टम हो गया, 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया, अब इसको एक्स वाई जी के कंपोनेंट में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अब एक सर्कल ले लिया हमने, उसमें ऐसे करके एक पार्टिकल ले लिया जो मूव कर रहा है मेरा, तो यू कैन से कि हम इसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट ये जो है मेरा पार्टिकल, इसको मैं ऐसे थीटा एंगल के उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो उसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो आप निकालेंगे वो तो एक्स एंड वाई हो जाएगा, लेकिन जो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू शो द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी थीटा. तो हियर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल बी थीटा एंड योर नॉर्मल कोऑर्डिनेट विल बी एक्स वाई. बट जब हम लैग्रेंज इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को लेंगे. तो ये हो जाता है डी टी बाई डी. आई गेस मैंने ये इक्वेशन थोड़ी गलत लिखी है, क्योंकि नहीं सही लिखी है. ओके, मैंने सही लिखी है. तो दिस इज दिस. सो ऐसे ये जो होती है हमारी लैग्रेंज इक्वेशन होती है दिस. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा डी टी बाय हमारा डी एक्स कंपोनेंट, डी टी बाई डी वाई वाला कंपोनेंट एंड डी टी बाई डी जी वाला कंपोनेंट. हमें पता होना चाहिए ना कि मतलब
जो एनर्जी है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में कितनी है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की हम जो बात कर रहे हैं वो 3 है, वो है एक्स, वाई एंड जी। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये होता है, यूजुअली हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 निकलते हैं, बट लेट इट बी। सो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो टी हमने यहाँ पे देखा कि जो हाफ mv² है, और क्योंकि v के कंपोनेंट हो जाएंगे तो हाफ m एंड v के कंपोनेंट हैं, तो जैसे vx हो गया प्लस vy हो गया प्लस vz हो गया। अब नाउ आप इसको पोजीशन के कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन तो एक्स वाई जी है ना, तो पोजीशन को वेलोसिटी में लिखने के लिए हम एक्स डॉट लगा सकते हैं, वाई डॉट लगा सकते हैं, जेड डॉट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। ओके, so this is what it means. So half m, you can always write x dot, sorry, plus y dot plus z dot n square, of course, mv square, so h square. Now अब करना क्या है, अब जो है कि ये बोलते हैं कि डेल टी जो होगा, मतलब हमारा इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लूँ डेल एक्स के कंपेरिजन में, तो ये बोल रहे हैं कि ज़ीरो आएगा। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि ज़ीरो आएगा, ये तो अच्छा हाँ, ओके आई गेट इट, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं, हम यूजुअली, मैंने आपको बोला लैग्रेंज इक्वेशन में हम कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हैं, हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो लेते हैं वो लेते हैं हम मोस्टली 2 होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं, क्योंकि अगर आप इक्वेशन में देखो तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन q डैश एंड q, विच इज़ दिस इज़ योर पोजीशन, दिस इज़ योर जनरलाइज्ड पोजीशन एंड दिस इज़ योर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो 2 के उसमें कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। अब दिस इज़ हैपन। सो अब अगर आप देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो इट हैज़ x डॉट कंपोनेंट, इट डज़ नॉट हैव x कंपोनेंट। अगर यहाँ पे प्लस x होता तब हम इसको सॉल्व करते, बट बिकॉज देयर इज़ ओनली x कंपोनेंट हियर, और यहाँ पर कोई x कंपोनेंट नहीं है, मतलब मैं यहाँ x डॉट इज़ डिफरेंट देन x डॉट मीन्स हो गया वेलोसिटी, बट x मतलब हो गया पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन कंसिडर इट एज जीरो, बिकॉज देयर इज़ नो कंपोनेंट एज सच। अगर सॉल्व भी करना चाहोगे तो जीरो आ जाएगा। नाउ यू विल सॉल्व इट फॉर डी टी बाय डी एच डॉट, and now if you do that you will get okay, I will solve it, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब किताब वाले ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। So you will get this, then you cancel out this, you will get your x prime, your x dot in m. Similarly if you do it for y prime, you will get the same thing, 1 by 2 y dot m, and that you can write m y dot. Okay, let's write it like aesthetically, so we'll write this because aesthetic अच्छे लगते हैं ना देखने में, बस इस वजह से। फिर then you do it with z dot, and that will be 1 by 2 z dot into m, and now it will be mz dot. हाँ, मतलब मुझे I would say लोग कहेंगे कि अरे मैं तो देख के सॉल्व कर सकता था, इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। गाइज अगर तुम कर सकते हो, इट्स गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू I would say, but I am making these videos to, you know, for myself and for you, for all those people who need it. So the equation of motion अब कैसे बनेगा? Now equation of motion बनेगा हमारा ऐसे कि we do it like I told you Lagrange equation is d by dt del, you can consider here, I'll consider L here, consider L here, and then q dot minus del L by del. Now look, for this is the general Lagrange equation which is equals to 0. Now you do it for the x component, you will get d by dt del your t upon del x नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे v जो है वो 0 है, तो फिर जब तुम L निकालोगे यानी t माइनस v करोगे तो इट विल बी जस्ट t. So therefore they are putting directly the t here. Now t, you put t del by del x by x equals to 0. अब now this component is already 0. अब कहाँ से 0 है, ये जैसा कि मैंने बताया था
क्योंकि बिकॉज वी हैव नो कंपोनेंट। देखो अगर यहाँ देखो ध्यान से, तो बिकॉज हमारे पास ओके इस वाली इक्वेशन में कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो ये तो टर्म हमारा ज़ीरो हो गया पहले। एंड हमने अभी कैलकुलेट किया अपना डी टी बाई डी एक्स डॉट विच वॉज एम एक्स डॉट, तो अब तुम इसका डी बाई डी टी एम एक्स डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो कैलकुलेट करोगे। अब डी बाई डी टी का कंपोनेंट लग गया है, सो दैट मीन्स इट विल बी जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ टाइम, सो इट विल बी एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, which is basically what m double a is equals to f is equals to m a. So basically this is like the same equation for one part. Now if you do it for the y component, so you'll get dt by dy by dot minus del l by del y which is equals to 0. This component will go 0 for the same reason, जैसे यहाँ x चला गया वैसे यहाँ y चला गया। वी गेट डी बाई डी टी। अब हमें पता है कि y कंपोनेंट से जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा एम वाई डॉट निकला था, सो वी विल जस्ट सिंपली राइट एम वाई डॉट, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट सिंपल योर एम वाई डबल डॉट विच इज़ अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ एम ए इक्वल्स टू 0, एंड देन you do it for the z term, you will get d by dt by del t by del z dot minus del l by del z equals to 0. This will go 0. You will get simple d by dt del t by del z dot which is equals to 0. You get d by dt, या फिर तुम यहाँ पे लिख दो अपना m z dot equals to 0. Same pattern we are following. A double dot, and then this is equal to 0, which you can interpret as m equals to 0, which is like the classical equation, I mean the Newtonian equation that we use for force. तो अब ये तुम्हारा एफ एक्स जो निकला है that is your m x डबल डॉट, तुम्हारा एफ वाई जो निकला है that is your m y डबल डॉट, तुम्हारा एफ जी जो निकला है that is your m z डबल डॉट. So you get those equation of motions. तो ये ओरिजिनल न्यूटन लॉ ऑफ की मोशन की इक्वेशन हमें मिल गई है, एंड दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. तो अगर यूजुअली आई हैव फाउंड कि जब हम फिज़िक्स सॉल्व करते हैं तो वी जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन देन फॉरगेट. ओके, सो मैंने जो सोचा है कि अब क्या एडिशन करना है आप लोगों को, और मैं भी अपने उसमें करने वाली हूँ, यू नो मेरी जो स्टडी प्लान है उसमें एडिशन ये है कि यू जस्ट राइट अ समरी ऑफ इट, जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो इक्वेशन हमने ये क्वेश्चन किया उसका जिस्ट क्या था कि वी हैड दिस एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, सिंपल, एंड हमें क्या निकालना था, फोर्स की इक्वेशन हमें निकालनी थी. अब कैसे निकालनी है, सिंपल, हम सबसे पहले अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं. सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर. अब हम इसको निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में. सो हमारा t निकल जाता है x के रिस्पेक्ट में, ज़रा है हाफ m v x स्क्वायर विच वी कैन अगेन राइट एज हाफ m x डॉट स्क्वायर. सिमिलरली हम बाकी कंपोनेंट निकाल देते हैं y के लिए, और सिमिलरली हम निकालते हैं z के लिए. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सिंपल हम इस इक्वेशन को अपनी लैग्रेंज उसमें रख देते हैं, विच इज़ d बाई डी टी डेल टी एक्स बाय, अच्छा हाँ, यू कैन ऑलवेज राइट हियर. अब देखो जब लिख रहे हैं समरी तो समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों को हम क्लियर आउट भी कर सकते थे. लाइक हेयर हम इसको आराम से टी एक्स लिख देते तो समझ में आता कि हाँ भाई टी एक्स के लिए कर रहे हैं, टी वाई लिख लेते, टी जेड लिख लेते, तो बहुत आसान लगता है कि हाँ भाई किसके उसमें मतलब निकाली जा रही है. तो ये हम कर सकते थे, नहीं किया. चलो अब समरी में समझ में आ रहा है. तो टी एक्स के रिस्पेक्ट में हम जो है अपना कर लेंगे, एक मिनट, या टी एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, और माइनस कर देंगे इसे दोबारा डेल टी एक्स अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, विच इज़ इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन में वी विल पुट आर टी एक्स की जो वैल्यू है, तो जब हम टी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट वी विल गेट, ओके,
आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें न्यूटन की इक्वेशन मिलनी है, तो क्या मिलनी होगी, वो मिल रही है हमें x डबल डॉट आई गेस, या सो दैट इज इक्वल टू 0 विच इज़ लाइक अ फोर्स इक्वेशन। न्यूटन की ही है भाई, सेकंड लॉ है न्यूटन का, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। तो दिस इज़ लाइक अ समरी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका क्या यूज़ रहता है कि जैसे कभी कभी क्या मतलब, अब हमारे पास ज़िंदगी भर का तो टाइम नहीं है कि दोबारा आके समरी देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस की, बट स्टिल इट्स लाइक कि तुम्हारे इस पैटर्न का क्वेश्चन अब तुम कर लोगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी। अब नाउ थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। अब आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकालेंगे, किसी और का कुछ निकालना होगा लैग्रेंजियन फॉर्म में, उसमें भी हम इस इक्वेशन को यूज़ करना है। सेम थिंग विल हैपन again and again, but this is the like the pattern of it. So it's useful if we make some plots like this, some plots like this. Okay, so I think it's enough for this video, and I'm not a professional or anything. I'm just a student, BSc last year student who is struggling, so she's trying to make, you know, a video so that she can, honestly it is like Feynman technique. Well, anyway, the question is completed. Yeah, so this is all the gist of this question. It's on the page 25. You can always go. It's a book, Goldstein. नाम तो सुना ही होगा शायद, I don't know, मेरे कॉलेज भी यही फॉलो कर रहे हैं। So this is it. Thank you so much for listening, and thank you, a big thank you for listening. Thank you. You can always go ahead and always love physics. Physics is everything. Physics. Thank you so much. Well, I don't know how to stop it, but